हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ई लॉजिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की कॉमर्स। कॉमर्स आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। आपने 10th क्लास पास कर ली है और आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, जैसे कि मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी एंड साइंस। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े हुए, लेकिन कॉमर्स आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। और अगर आपको कॉमर्स को अच्छे से समझना है तो इसे कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, यानी कि बेसिक चीजों से आप स्टार्ट करेंगे तो कॉमर्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स में तीन बेसिकली सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट होते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग होता है बिजनेस की एक लैंग्वेज। ठीक है, अकाउंटिंग जो है एक तरीके से जो कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी एक भाषा है। कोई भी हम लेन देन कर रहे हैं या किसी भी तरीके का खर्चा कर रहे हैं तो वो सारी चीजें जो है वो किस में आती है? अकाउंटिंग। वो एक लैंग्वेज है बिजनेस की भाषा में। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसकी डेफिनेशन भी गिवन है आपकी बुक में, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक चीजों से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए इतना जानना ही काफी है कि अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की एक लैंग्वेज है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। हम कुछ पॉइंट्स लेंगे जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें ट्रांजेक्शन। देखिए, ट्रांजैक्शन क्या होता है? सभी जानते हैं ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ऑफलाइन आप सुनते होंगे, बहुत बार नाम सुनते होंगे ट्रांजैक्शन का, कि ट्रांजैक्शन होता है किसी को लेना, किसी से कुछ किसी से कुछ लेना, किसी को कुछ देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें ट्रांजैक्शन होती हैं। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? जैसे अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हम कोई बिजनेस मान लिया स्टार्ट करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें कर दी होगी, जैसे कि हम अपना बिजनेस के लिए कुछ गुड्स को परचेज करेंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रांजेक्शन हो गया। इसी तरह से गुड्स सोल्ड करेंगे, ये भी एक ट्रांजेक्शन हो गया। और हम कुछ खर्चे भी करेंगे, डे टू डे हमारे बहुत सारे खर्चे भी होंगे, हम सैलरी भी देंगे, रेंट भी देंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये सब चीजें डे टू डे में होती हैं और उसे हम लाइन वाइज लिखते जाते हैं कि अभी हमने ये काम किया तो वो हो गया, यानी कि हमने गुड्स परचेज किया, वो एक ट्रांजेक्शन हमने लिख दिया। गुड्स सोल्ड किया, वो एक ट्रांजेक्शन लिख दिया। या कोई एक्सपेंसेस किया, वो एक ट्रांजेक्शन लिख दिया। या कहीं से हमें कुछ कैश मिला, वो एक ट्रांजेक्शन हो गया। या किसी को हमने कैश दिया, वो एक ट्रांजेक्शन हो गया। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन इस तरीके से होते हैं। तो जब हमें सारे ट्रांजेक्शन मालूम होंगे, जब हम इसको एक कॉपी में नोट करते जाएंगे कि ये ट्रांजेक्शन ये काम आज हुए हैं हमारे, तो उसके बेस पर ही हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो आगे की प्रोसेस करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? ट्रांजेक्शंस। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है अकाउंट्स। अब देखिए, अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स हम बनाएंगे, जैसे मान लिया कोई भी ट्रांजेक्शन है, हमारे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि माल खरीदा, हमने बेचा, एक्सपेंसेस किए। तो इसको हमें क्या करना होगा? रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि हम एक दिन में कई बार खर्चे भी करते हैं बहुत बार, और हमने एक दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में कई बार माल खरीदा होगा, कई बार माल बेचा भी होगा। तो हम इन चीजों को याद नहीं रख सकते। ठीक है, या हम इसको अलग अलग नहीं लिख सकते कि अभी हमने इतने का माल बेच दिया, या इतने का हमने खरीद लिया, या ये खर्चे कर लिए। तो हमें जरूरत पड़ने पर हम इसको ढूंढ नहीं पाएंगे कि हमने कब कौन सा काम किया। ठीक है, तो अकाउंट्स क्या होता है कि हमें हर चीज के लिए सिस्टमेटिक तरीके से जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करना होता है, वो होता है अकाउंट्स। जैसे मान लिया हमने गुड्स परचेज किया या सेल किया, तो हम परचेज भी कई बार करते हैं और सेल भी कई बार करते हैं। तो जब परचेज जितनी बार हमने किया तो उसके लिए हमने क्या बनाया? एक परचेज अकाउंट बना दिया। या हमने गुड्स को सोल्ड किया तो हमने क्या बना दिया? एक सेल्स अकाउंट। तो जब हम देखेंगे उसमें कि हमें एक महीने में हमारी कितनी सेल हुई है, तो या 2 महीने में या 15 दिन में कितनी सेल हुई है, तो हमें इजीली अपने अकाउंट के जरिए वो पता पड़ जाएगा कि हमारी इस महीने हमारी कितनी परचेज हुई है और कितनी सेल्स हुई है। ठीक है,
या कितने खर्चे हुए हैं। तो बहुत सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं इसके लिए। तो मैं आपको, जैसे मान लिया कैश है, हमने कैश दिया, किसी से कैश आया, तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे, एक कैश अकाउंट बनाएंगे, जिससे हमें ये पता पड़ जाए कि हमारे पास कैश कितना आया और हमने कैश कितना दिया। तो ये किस तरीके से अकाउंट बनते हैं, मान लिया हम बनाते हैं कैश अकाउंट। तो कैश कोई भी अकाउंट जो है वो ये टी शेप में बनता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी राइट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये राइट हैंड साइड है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे लेफ्ट हैंड साइड नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे डेबिट साइड। एंड जो राइट हैंड साइड में है, यानी कि इस लाइन के इस साइड, उसे क्या बोलेंगे हम, क्रेडिट साइड। वो राइट हैंड साइड नहीं है, वो क्या है, क्रेडिट साइड। और शॉर्ट में डेबिट साइड को बोलते हैं डीआर एंड क्रेडिट साइड को सीआर, ठीक है। अब देखिए डेबिट साइड में हम एक कॉलम इस तरीके से बनाएंगे, इसी तरह से क्रेडिट साइड में भी एक कॉलम इस तरीके से बनाएंगे। तो जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो क्या हो गया, पर्टिकुलर। सेकंड अमाउंट का कॉलम है, थर्ड फिर से पर्टिकुलर, एंड ये हो गया अमाउंट का कॉलम। तो जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे इसमें, कि जो डेबिट साइड है उसमें जो भी हमारे पास कैश आ रहा है वो वाली ट्रांजैक्शन हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो कैश, जितना कैश जा रहा है वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जैसे कि हमें राम से मिले 500 रुपीज, वो हमने क्या कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड में। इसी तरह से हमें श्याम से मिले 800 रुपीज, ठीक है। इसी तरह से हमें रोहन से मिले 200 रुपीज, ठीक है। ये तो हमें मान लिया एक बार राम से 500 मिले, एक बार श्याम से 800 मिले, एक बार रोहन से 200 रुपए मिले। अब ये हमारा मिलने का हो गया, यानी कि जो कैश आया हमने कहा लिखा, वो डेबिट साइड में। अब हमारे पास से अगर कैश जाएगा तो हम कहा लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो यहां पर लिखेंगे हम मीरा को दिए कितने, 400 रुपीज, ठीक है। इसी तरह से मोहन को दिए 200 रुपीज, ठीक है। और आयुष को दिए 300 रुपीज। ये हमारा क्रेडिट साइड में कौन सा अमाउंट आया है, जो हमने दिया है, कैश दिया है, ठीक है। तो जो भी चीज आई है वो हमें डेबिट पे लिखनी है, जो गई है यानी कि कैश, जो कैश आया हमने डेबिट में लिखा, जो कैश गया वो हमने क्रेडिट में लिखा। तो ये हमारा हो गया कैश अकाउंट। इससे हमें इजीली ये पता पड़ जाएगा कि हमारे पास कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो ये तो हो गया एक अकाउंट। इसी तरह से हम बहुत सारे अकाउंट बनाते हैं, जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट या सेल्स रिटर्न अकाउंट, या एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस है, सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, इंटरेस्ट है। तो बहुत सारे अकाउंट इस तरीके से हम बनाते हैं। तो वो किस में आता है, सेकंड पॉइंट जो है अकाउंट्स। तो इस तरीके से हमें सिस्टमेटिक तरीके से जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो हम अकाउंट्स में इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब है थर्ड पॉइंट, कैपिटल। तो कैपिटल क्या है, कैपिटल वो अमाउंट होता है जो ओनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। जैसे कि कोई भी है ओनर, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, कोई, जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट करूंगी, पैसे के साथ साथ हो सकता है मैंने लैंड भी लगाई है, यानी कि लैंड, जिस लैंड पे मुझे बिजनेस करना है वो भी मेरी है, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट हो गया। या फिर मशीनरी मैंने लगाई है उस लैंड पर, वो भी मेरा कैपिटल में ही आएगी। मतलब कैश के अलावा हम कोई भी एसेट्स अगर लगाते हैं बिजनेस में तो वो क्या कहलाती है, कैपिटल। क्लियर है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स होता है पर्सनल खर्चे। पर्सनल खर्चे, अब जैसे बिजनेस है, बिजनेस में, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे हम खर्चे करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने बिजनेस में से कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। जैसे कि मान लिया मैंने कोई भी खर्चा, मान लिया 1000 रुपए ले लिए, मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी, मुझे कुछ खरीदना है, तो मैंने 1000 रुपए बिजनेस में से निकाल लिए। तो वो बिजनेस के खर्चे नहीं कहे जाएंगे, वो क्या कहे जाएंगे, पर्सनल यूज के खर्चे। पर्सनल यूज के खर्चों को हम क्या नाम देते हैं, ड्रॉइंग्स, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो इसके अंतर्गत वो सारे खर्चे आएंगे जो ओनर
अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से निकाल रहा है। ठीक है, मान लिया मेरे पास एक कार है, मैं उसको 50% बिजनेस के लिए भी यूज कर रही हूँ और 50% अपने पर्सनल यूज के लिए भी। तो उसमें क्या होता है कि जो 50% मैंने पर्सनल यूज के लिए किए हैं वो जितने भी खर्चे कार के होंगे उसका 50% मेरे ड्राइंग्स में जाएंगी। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया आपका ड्राइंग्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लायबिलिटी। अब देखिए लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी वो होती है जैसे कि मैंने किसी से कोई गुड्स परचेज किया और मैंने उसे उसी समय पेमेंट नहीं किया, यानी कि बिजनेस में क्या होता है, हर काम कैश में नहीं होता है, क्रेडिट पर भी होता है, कैश में भी होता है। यानी कि ना तो हम पूरी तरह से बिजनेस को कैश में चला सकते हैं और ना ही पूरी तरह से क्रेडिट पर वो चलता है। ठीक है, तो कैश और क्रेडिट दोनों ही इसमें बिजनेस में होते हैं। तो अब जैसे क्या होता है कि जैसे मैंने गुड्स परचेज किया, मैंने उसका पेमेंट तुरंत नहीं किया, उसी समय नहीं किया, यानी कि कैश में नहीं किया, मैंने उसको कहा कि मैं इसका पेमेंट 10 दिन बाद दूंगी। ठीक है, तो अब जब 10 दिन बाद दूंगी लेकिन मुझे वो पेमेंट देना है, तो वो मेरी क्या हो गई, लायबिलिटी। इसी तरीके से मान लिया मैंने अपने बिजनेस के लिए कोई लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, तो जब बैंक से लोन लूंगी मैं तो मुझे इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी, वो मेरी लायबिलिटी है। उसके अलावा मुझे वो लोन भी चुकाना पड़ेगा, चाहे वो 1 साल बाद चुकाना हो, चाहे 6 महीने बाद चुकाना हो, लेकिन चुकाना तो है। तो वो मेरी क्या है, लायबिलिटी। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लिया मुझे किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, मैंने उसको अभी नहीं दी सैलरी, उसको नेक्स्ट मंथ के लिए कह दिया कि मैं अभी 15 दिन बाद दूंगी, तो मेरी लायबिलिटी हो गई वो। तो मैं उसको ये भी मेरी एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी क्या होती है, जो हमें जो हमारा दायित्व है देने का, जो हम किसी क्रेडिटर को गुड्स परचेज करने पर देंगे या किसी का लोन चुकाने पर देंगे। तो जो भी हमारी इस तरीके की चीजें हैं वो किसमें आती हैं, लायबिलिटी में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एसेट्स। देखिए एसेट्स क्या होता है, एसेट्स होती हैं जो भी बिजनेस में एसेट्स हमारी लगी हैं, वो बिजनेस को बेनिफिट के लिए लगी हुई है। जैसे कि हमने कोई मशीनरी यूज करते हैं बिजनेस में, है ना, मशीनरी लगी हुई है, तो मशीनरी से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन सेल हो को जो भी माल बनेगा वो सेल करेंगे, उससे हमें प्रॉफिट होगा। तो जो भी एसेट्स हमारी बिजनेस में लगी हुई है हमें फायदा पहुंचाने के लिए, बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए, वो किस में आएगी, एसेट्स में। जैसे कि स्टॉक है, स्टॉक भी बिकेगा तो उससे फायदा होगा, या कैश है हमारे पास वो हमारे एसेट्स है, या फिर हमारे पास मशीनरी है वो भी एसेट्स है, या फर्नीचर है वो एसेट्स है, या इन्वेस्टमेंट है वो एसेट्स है। तो इस तरीके से बहुत सारी एसेट्स होती हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। तो एसेट्स क्या होती हैं, जो बिजनेस को हमें फायदा पहुंचाने के लिए यूज होती हैं, बिजनेस के काम के लिए। ठीक है, तो ये यहां तक आपको क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है एसेट्स के बाद है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस कोई भी काम, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें खर्चे तो होंगे ही, छोटे मोटे खर्चे भी होंगे, बड़े खर्चे भी होंगे, तो वो सारे आएंगे हमारे एक्सपेंसेस में। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें लेबर की भी जरूरत पड़ेगी, हमें एम्प्लॉयज की भी जरूरत पड़ेगी, हमें उनको कैरेज भी देना होगा, या हमें उनको सैलरी भी देनी होगी, या हम किसी गोदाम में काम कर रहे हैं तो हमें वहां पर उसका रेंट भी चुकाना पड़ेगा, या हमने कोई माल परचेज किया है तो उसका कैरेज भी देना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेट, कैरेज, गैस, लाइटिंग, ऑफिस से संबंधित खर्चे, तो वो सारे हमारे खर्चे होंगे बिजनेस में। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सारे खर्चे हमारे होते हैं, जो कि एक फिक्स होते हैं, एक तरीके से हमें करने ही करने हैं। तो वो सब खर्चे हमारे किसमें आएंगे, एक्सपेंसेस में। ये बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू। तो देखिए रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू वो अमाउंट है जो कि हमें गुड्स या सर्विसेज के सेल करने से मिलता है। जैसे कि मान लिया हमने कोई गुड्स परचेज किया 600 रुपीज का, और हमने उस गुड्स को बेच दिया 1000 रुपीज में। तो जब हम 600 का गुड्स परचेज करेंगे और 1000 रुपीज का हमने उसको सेल कर दिया, तो जो 1000 वाला अमाउंट है वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो रेवेन्यू हमारा प्रॉफिट नहीं होता है, रेवेन्यू वो अमाउंट होता है जो 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 जैसे सेल हमने की है 1000 रुपए की,
तो उसमें हमारा पूरा 1000 रुपए जो है वो किसमें आएगा, रेवेन्यू में। क्लियर है? अब देखिए 9th पॉइंट है इनकम। इनकम क्या होती है? इनकम होती है अगर जो हमारा रेवेन्यू था उसमें से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, क्योंकि हमने 600 रुपए का गुड्स परचेज किया था और 1000 का बेचा, तो 1000 में से 600 हम खर्च किया, उसके बाद माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो क्या आएगा, वो क्या होगी, हमारी इनकम। ठीक है, क्योंकि हमने कोई भी गुड्स परचेज किया, जितने का भी किया उस पर कुछ खर्चे भी हुए होंगे, उसके बाद वो गुड्स सोल्ड किया हमने, तो वो गुड्स सोल्ड करने के बाद जो अमाउंट प्राप्त हुआ हमें, क्योंकि हमें हमारे खर्चे वर्चे करने के बाद 600 रुपए का हमने माल खरीदा था, मान लिया 50 रुपए उस पर खर्च और हो गए, ठीक है, 650 रुपए हमारे खर्च हो चुके, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है हमारी कितनी हो गई, 650 रुपए। तो पूरे रेवेन्यू में से अगर हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, इनकम। तो इनकम इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ये हो गया आपका 9th पॉइंट। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट इसमें 10th पॉइंट क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, आप कहेंगे इनकम एंड प्रॉफिट सेम, क्योंकि हमने 650 का खर्च किया और 1000 हमें मिल गए, तो प्रॉफिट ही तो हुआ, हमें 350 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट ही तो हुआ। नहीं, ये प्रॉफिट नहीं होता है। इनकम वो होती है जो हमने एक बार हमने माल खरीदा और एक बार ही बेचा, ठीक है, उसके बाद जो डिफरेंस आया वो तो हो गई हमारी इनकम। लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, लास्ट में, यानी कि पूरे साल भर में हमने कितने का गुड्स परचेज किया, कितने खर्चे किए, उसके बाद हमने कितने का गुड्स सोल्ड किया, और उसके बाद हम जब अकाउंट्स के जरिए से हम निकालते हैं सारा कि हमारा पूरे साल में कितना खर्चा हुआ है और कितना हमें अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, रेवेन्यू आया है, तो उसके बाद जो डिफरेंस निकल के आएगा वो किस में आएगा, प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। ये वन टाइम का नहीं है, ये पूरे साल भर का रेवेन्यू और साल भर का एक्सपेंसेस, ठीक है, ये हम माइनस करेंगे, उसके बाद हमें क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। तो ये आपके आज क्लियर हैं, 10 पॉइंट हो चुके हैं आपके। इसी तरह से आगे और भी पॉइंट्स हैं जिसको मैं आगे की वीडियोस में क्लियर करूंगी। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, अभी केवल 10 ही हुए हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं ये, जो आपके जब भी आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी आएंगी, जिससे कि आपको और क्लियर होता जाएगा। अभी आपने यहाँ पर इतना समझा है, अब आप इसको बुक में देखेंगे और इन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैंने फर्स्ट वीडियो डाली है, अब मैं रेगुलरली वीडियो डालती रहूंगी, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने में कोई परेशानी नहीं हो, आप इजिली सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।